नमस्कार। दूसरे दिन मित्रों से मिलकर उनकी आपत्ति को दरकिनार कर इलाया पोधिगई के प्रवेश द्वार पर पहुंच ही गए। जैसे ही उन्होंने राजकुमार की अंगूठी द्वारपालों को बताई, प्रवेश द्वार पूरा खोलकर उन्हें ससम्मान अंदर लिया गया और राजमहल तक पहुंचाया गया, जहां राजकुमार पूर्ण गुणधन ने बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। लेकिन यह आत्मीयता, यह स्वागत सत्कार जल्द ही हवा हो गया। जैसे ही इलाया को लेकर राजकुमार अपने पिता करुणानंदन के पास पहुँचे और इलाया की बहादुरी और शौर्य का बखान करने लगे, उसे बीच में ही रोककर राजा करुणानंदन ने कठोरतापूर्वक इलाया से पूछा, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? जानते नहीं, अनजान लोगों का पोधिगई में प्रवेश वर्जित है। इलाया ने कहने का प्रयास किया कि मैं स्वतः नहीं आया हूँ, मुझे तो राजकुमार ने आमंत्रित कर बुलाया है। राजा का क्रोध और भड़क गया। बोले, मैं दुर्ग में आने के विषय में नहीं पूछ रहा हूँ। तुम पिछले 5-6 दिन से पोधिगई राज्य के जंगलों में घूम रहे हो अपने 3 अन्य साथियों के साथ। इलाया को कहना पड़ा, मैं पांड्य राज्य का नागरिक हूँ। बहुत दिनों से यहाँ के जंगलों का सौंदर्य देखने की इच्छा थी, अतः घूमने चला आया। राजा और भी क्रुद्ध हो गए। बोले, क्या कहा? पांड्य राज्य? तुम निश्चित ही कोई गुप्तचर हो। कौन नहीं जानता कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में पांड्य राजा एक किला हमसे युद्ध की तैयारी के लिए ही बना रहे हैं। बिना अनुमति हमारी सीमा में आने का एक ही दंड है, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। सेनानायक, ले जाओ इसे। राजकुमार पूर्ण गुणधन हक्के बक्के से इस नज़ारे को देख रहे थे। उन्होंने प्रतिकार भी किया और कहा, यह मेरे अतिथि हैं पिताजी, आपको इनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो इन्हें वापस भेज दो, कम से कम प्राण दंड तो ना दो। किंतु राजा की कठोरता में कोई कमी नहीं आई। वे कड़क कर बोले, पूर्ण गुणधन, तुम अभी बच्चे हो, अच्छा हो राजकीय कार्य में बाधा न दो। तब तक पूर्व में निहत्थे इलाया से जंगल में पिट चुके भैरवन ने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से जकड़ दिया और 20 सैनिक उन्हें लेकर वध स्थल की ओर रवाना हो गए। मार्ग में भैरवन उनके बंधनों पर नमक का पानी भी छिड़कता जा रहा था, जिससे रस्सी से छिले स्थानों पर तेज जलन हो। किंतु युवराज इलाया पर इसका कोई प्रभाव न पड़ते और उन्हें मुस्कुराते देखकर उसका खून और खौलने लगा। वध स्थल पर नागरिकों की भी भारी भीड़ जमा हो गई थी। एक दुश्मन राज्य के जासूस को सार्वजनिक रूप से मौत के मुंह में जाते देखना उनके लिए कौतूहल का विषय था, किंतु साथ ही उस अनजान व्यक्ति को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी फैली हुई थीं। उस व्यक्ति ने अकेले बिना किसी हथियार के भैरवन जैसे सेनानायक और उसके 4 योद्धाओं को कैसे हराया होगा? क्या मारे जाने के पूर्व भी वह कोई ऐसा ही करतब दिखाएगा और बचकर निकल जाएगा? यह उत्सुकता भी जनसमूह के एकत्रित होने के पीछे एक बड़ा कारण थी। इलाया बलिष्ठ शरीर और निश्चिंत मुखमुद्रा, उन्हें देखकर अनेक लोगों के मन में उनके प्रति प्रशंसा का भाव भी पैदा हो गया था। भैरवन ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए इलाया को वध स्थल पर बने चबूतरे पर खड़ा कर दिया और जैसे ही वधिक अपनी तलवार लेकर उनका सर कलम करने आगे बढ़ा, तभी वहां भगदड़ मच गई। हर एक जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। हुआ कुछ यूं था कि शाही हाथी को लेकर जब महाबत राजमहल की ओर जा रहा था, तभी महारानी और राजकुमारी का रथ उसके नज़दीक से गुजरा। रथ के सारथी ने जो चाबुक घोड़ों को मारने के लिए चलाया,
वह गलती से उस हाथी को लग गया और मद का समय होने के कारण हाथी बिगड़ उठा। उसने सबसे पहले तो अपने महावत को ही अपना शरीर झकझोर कर धराशायी कर दिया। उसके बाद वह तेज गति से उस रथ के पीछे दौड़ पड़ा। महारानी और राजकुमार नंदिनी के प्राण हलक में आ गए। बिगड़े हुए हाथी के सामने भला कौन पड़ता। जिसने भी यह नज़ारा देखा वह जान बचाने के लिए भागने लगा। इलाया को लेकर वहां पहुंचे सभी रक्षक और वह बधिक भी वहां से भाग खड़ा हुआ। अब किसी भी क्षण वह हाथी रथ को चकनाचूर कर सारथी, महारानी और राजकुमारी का काम तमाम करने ही वाला था। तभी इलाया ने अपनी सांस रोककर शरीर को फुलाया और देखते ही देखते उसके शरीर को बांधी हुई सभी रस्सियां किसी कमजोर धागे के समान टूट गईं और फुर्ती से आगे बढ़कर सबसे पहले तो उन्होंने रथ के घोड़ों को रथ से अलग कर दिया और कुछ दूर रथ के साथ दौड़कर उसे रोक दिया। घोड़े भाग गए और रथ रुक गया। उसके बाद फुर्ती से छलांग लगाकर इलाया हाथी के हौदे को पकड़कर ऊपर पहुंच गए। दूर खड़े लोग हैरत से देख रहे थे कि इलाया हाथी के कान में कुछ कह रहे थे। गुस्से से पागल हाथी मानो मंत्रमुग्ध हो गया और उसका गुस्सा पानी के झाग की तरह शांत हो गया। उसने बड़े सम्मान से उन्हें अपनी सूंड से पकड़कर आहिस्ता से अपने सामने खड़ा कर दिया और सूंड उठाकर चिंघाड़ा मानो उन्हें सलामी दे रहा हो। महारानी और राजकुमारी भी तब तक रथ से उतर चुकी थीं और राजा करुणांधन भी वहां पहुंच चुके थे। स्थिति परिवर्तित हो चुकी थी। प्राणदंड पाए व्यक्ति ने महारानी और राजकुमारी की प्राण रक्षा की थी, लेकिन इसके बाद भी राजा का संदेह समाप्त नहीं हुआ था। वे इलाया से बोले, तुम एक पराक्रमी और अत्यंत क्षमतावान योद्धा हो, इसमें कोई संदेह नहीं। तुमने मेरे परिवार की प्राण रक्षा भी की है, यह भी ठीक है, किंतु राज्य के मित्र हो यह अभी निश्चित नहीं हुआ है। अतः दिन के समय किले में कहीं भी आने जाने को स्वतंत्र हो, किंतु रात को हमारे शाही अतिथि गृह में ही रहना होगा। दुर्ग से बाहर जाने की अनुमति तुम्हें नहीं मिल सकती। राजकुमारी नंदिनी भी उस समय वहीं थीं। राजा का निर्देश सुनकर उनका मुंह उतर गया। वे चिंतित हो उठीं। जिस समय इलाया अतिथि गृह में पहुँचे, उनके पीछे पीछे नंदिनी भी वहां पहुंच गईं और बोली, आपसे आग्रह है कि जैसे ही सेवक भोजन देने आए उससे आग्रह करना कि आप इस अतिथि गृह में नहीं रहना चाहते। यह श्रापित कक्ष है। जो भी यहाँ रात को रुकता है सुबह मृत ही मिलता है। एक पांड्य राजदूत कुछ दिन पूर्व यहाँ आया था। पिताजी ने उसे भी रात को यहाँ ही ठहराया था, किंतु दूसरे दिन सुबह उसकी मृतदेह ही मिली, वह भी इतनी बीभत्स स्थिति में कि उसे अंतिम संस्कार के लिए पांड्य राज्य को नहीं सौंपा जा सकता था। इस कक्ष में भूत प्रेतों का बसेरा बताया जाता है। इलाया को इस प्रकार की अतिमानवीय शक्तियों पर कोई भरोसा नहीं था, किंतु उनकी आंखों के आगे से एक रहस्य पर से तो पर्दा उठ गया था कि पांड्य राजदूत की मृत्यु कैसे हुई और उनका शव पांड्य राज्य को क्यों नहीं सौंपा गया। उन्होंने हंसकर राजकुमारी से कहा, आप व्यर्थ चिंतित न हो। अगर मृत्यु उपरांत कोई जीवन शेष भी होता होगा तो उसके पास शरीर नहीं हो सकता, और बिना शरीर का प्राणी किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा भला। और जिद्दी युवराज इलाया रात को उस अतिथि कक्ष में ही रुके। उसके बाद क्या हुआ जानने के लिए देखते रहिए
आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।